हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि भूषण अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का 45 डेज़ का मास्टर प्लान देख रहे थे, जिसके थ्रू जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी में, सीबीटी 1 में, 2016 में सीबीटी 1 में जितने भी पेपर हुए थे उसका हम लोग जीएस का क्वेश्चन सीरीज़ देख रहे थे, जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन सीरीज़ देख रहे थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो 2 अप्रैल 2016 को सीबीटी 1 में जो पेपर हुआ था उसमें जो जनरल स्टडीज़ के पेपर थे उसी को सॉल्व करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो उसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में है आपका अजीत वाडेकर, दूसरा ऑप्शन है कपिल देव, तीसरा है सुनील गावस्कर और चौथा ऑप्शन है सीके नायडू। तो याद रखिएगा, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पहले भारतीय कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर। और ये अजीत वाडेकर ये कौन सी ईयर में कप्तान बने थे? 1974 में। 1974 में अजीत वाडेकर इंग्लैंड में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? हु इज़ द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक में ऑप्शन में है आपका चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है बृहदर्थ और चौथा ऑप्शन है शतधन्वन। तो इसका करेक्ट आंसर है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बृहदर्थ जो थे, बृहदर्थ मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदर्थ। और जो प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई और इसके अंतिम शासक हुए बृहदर्थ। और बृहदर्थ की हत्या 185 बीसी पूर्व 185 ईसा पूर्व में बृहदर्थ की हत्या किसके द्वारा की गई? इसके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहदर्थ की हत्या 1985 में कर दी गई और एक नए वंश की स्थापना की गई जिसका नाम था शुंग वंश। तो पुष्यमित्र शुंग कौन था? पुष्यमित्र शुंग बृहदर्थ का ही सेनापति था। उन्होंने इसका हत्या करके एक नए वंश मौर्य वंश की जगह पर शुंग वंश की स्थापना की। तीसरा क्वेश्चन आपका, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू पहला खेल कौन सा है? तो महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू पहला खेल कौन सा है? तो याद रखिए, ओलंपिक गेम की शुरुआत कब हुई थी? 1860 में ओलंपिक गेम की शुरुआत 1860 में हुई थी। और इसमें महिलाओं के लिए जो पहला खेल था वो कौन सा था? वो 1900 में महिलाओं के लिए गोल्फ और टेबल टेनिस खेल पहली बार महिलाओं के लिए लॉन टेनिस खेल जोड़ा गया था महिलाओं के लिए 1900 में। तो महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू पहला खेल कौन सा था? तो गोल्फ और लॉन टेनिस महिलाओं के लिए पहला खेल था। ओलंपिक से अक्सर अभी करंट में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ओलंपिक जो 2020 में टोक्यो में होने वाली थी वो कोरोना के कारण एक साल उसको स्थगित कर दिया गया। और ओलंपिक जो है अब कब होगा? समर ओलंपिक्स जो 2020 में होने वाली थी वो अब हो जाएगा 2021 में। और ये कहाँ पर होगा? ये टोक्यो में आयोजन स्थल इसका हो गया, टोक्यो में ये होगा। और ये कब से कब होगा? 23 जुलाई 2021 टू 8 अगस्त 2021 को टोक्यो में समर ओलंपिक्स 2020 होगा। इसके पहले भी ओलंपिक्स खेल है 2 बार स्थगित ऑलरेडी किया जा चुका है, एक बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और ये तीसरी बार है जब ओलंपिक खेल को स्थगित किया गया और उसका कारण है कोरोना महामारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विषम कौन है, अलग कौन है? ऑप्शन में है डल झील, सांभर लेक, वेम्बनाड लेक और उलर झील। यहाँ 4 झीलों के नाम दिया हुआ है और इसमें से पूछा गया है कि इसमें से अलग कौन है। तो उसको देखते हैं। देखिए, डल झील कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। सांभर झील कहाँ है? सांभर झील आपका राजस्थान में पड़ता है। वेम्बनाड झील कहाँ है? ये केरल में पड़ता है। और उलर झील कहाँ है? ये भी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। याद रखिएगा, तीनों डल झील, वेम्बनाड झील और उलर झील ये सारे मीठे पानी का झील है। लेकिन जो सांभर झील है ये खारे पानी का झील है, इसीलिए इसमें विषम कौन हो जाएगा? सांभर झील हो जाएगा। और अगर पूछाएगा सबसे ज़्यादा मीठे पानी का झील कौन है, तो वो उलर झील है, वो सबसे ज़्यादा मीठे पानी का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्न में एक पदार्थ, हाँ, पीएच वैल्यू 7 से कम होता है उसे क्या कहते हैं? जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है उसे क्या कहा जाता है? एसिडिक कहा जाता है, बेसिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसको देखते हैं। जिसका पीएच वैल्यू जो रहती है वो स्केल रहता है, वो स्केल में 0 to 14 नंबर रहता है, और 7th को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। और जैसे हम इधर लेफ्ट साइड आएंगे तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसका होगा? जिसका पीएच वैल्यू 0 होगा। और सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसका होगा? जिसका पीएच वैल्यू 14th होगा। तो अक्सर पूछे जाते हैं कि इसमें अक्सर पूछे जाएंगे कि अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा 7th के? तो एसिडिटी होगा। लेफ्ट और राइट साइड जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ता जाएगा। अक्सर यहाँ में पूछा जाता है कि ब्लड क्या है, एसिड है, बेसिक है, और या उसका पीएच वैल्यू क्या है? तो याद रखिएगा, जो ब्लड है, ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। मतलब ये लिटिल अल्कलाइन है, लिटिल बेसिक है। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। इसी तरह अगर मिल्क, यूरिन, सालिवा का अगर पीएच वैल्यू पूछा जाता है तो ये 6.3 to 6.6 इसका पीएच वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जियोट्रोपिज्म किसे कहते हैं? जियोट्रोपिज्म किसे कहते हैं? और इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, उसी को हम लोग जियोट्रोपिज्म कहते हैं। इसका हम लोग आंसर देखते हैं। जियोट्रोपिज्म किसे कहते हैं? व्हाट इज जियोट्रोपिज्म? द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज नोन एज जियोट्रोपिज्म। इसमें होता क्या है? जियोट्रोपिज्म फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अनुसार जब प्लांट ग्रो करता है उसे कहते हैं हम लोग जियोट्रोपिज्म। इसमें जियोट्रोपिज्म 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और दूसरा होता है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। इसमें होता है क्या? देखिए, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म क्या कहते हैं? जैसे देखिए, एक हो गया ये मैंने एक प्लांट बनाया, तो ये ग्रेविटेशन के ऑपोजिट प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, तो इसे कहा जाएगा नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। और जो रूट्स हैं उसका ग्रेविटी के अनुकूल उसी साइड ये रूट ग्रोथ कर रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। तो अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म किसे कहेंगे, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म किसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, ये कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये यूएसएसआर, वर्तमान में रूस जिसे कहते हैं, रसिया, वहाँ के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, किस? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन किया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया। कब किया गया? 1976 में। और इसके द्वारा भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में मूल्य कर्तव्यों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो 11 है, और जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था उस टाइम मूल्य कर्तव्यों की संख्या कितना थी? तो 10 थी। तो ये किस मौलिक कर्तव्य किस देश से, किस संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। किस समिति की अनुशंसा पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में यूटी के प्रमुख कौन होते हैं? यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरीज, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उसके प्रमुख कौन होते हैं? और इसमें ऑप्शन में आपका था गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय गणराज्य में यूटी के प्रमुख कौन होते हैं? उपराज्यपाल जो होते हैं वो भारतीय गणराज्य में
यूटी के, यूनियन टेरिटरीज के प्रमुख होते हैं। कहीं कहीं पर इसे प्रशासनिक प्रमुख होता है, मतलब राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे प्रमुख नाम दे सकता है। तो अगर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जैसे 300 आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पूछा जाएगा करंट में, अगर कोई करंट में क्वेश्चन बना करके कि जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन है, प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो उसको याद रखिएगा, वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर वर्तमान में पूछा जाएगा तो वो क्या है, मनोज सिन्हा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और दूसरा पूछा जाएगा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री अनिल बैजल। अनिल बैजल जो हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय का क्या नाम है। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय हैं। तो नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था, 1913 ईस्वी में अपनी पुस्तक गीतांजलि की रचना के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 ईस्वी में। साहित्य का, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए, उनके अपने बुक जो लिखे थे गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो नोबेल प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ से अक्सर क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो अगर याद रखिए नोबेल प्राइज़ किसके याद में दिया जाता है, तो स्वीडन के जो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के याद में 1901 ईस्वी से नोबेल प्राइज़ की शुरुआत की गई थी। और भारत में, एशिया में अगर पूछा जाएगा फर्स्ट एशियन टू गेट नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, तो वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल का मलिनीकरण हवा में मौजूद कौन सी गैस के कारण होता है। तो पीतल का जो डिस्कलराइजेशन होता है, उसका जो कलर उड़ जाता है, वो हवा में प्रेजेंस किस गैस के कारण होता है, तो पीतल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्रास, ये डिस्कलराइजेशन होता है। ये क्यों होता है, क्यों, याद रखिए पीतल में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है, और ये वाटर जब एवापोरेट होता है तो पीतल का, ब्रास का क्या हो जाता है, डिस्कलराइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉट अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। इन निम्न में से कौन से कैल्शियम का प्रमुख स्रोत नहीं है। और ऑप्शन में था आपका पनीर, भिंडी, अंजीर या फिर गाजर। नॉट अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम जो मिल्क प्रोडक्ट्स है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, दे आर द गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के जो गुड सोर्स हैं, उसमें क्या आ जाएगा, मिल्क प्रोडक्ट्स, दे आर द गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरे सब्जी होती हैं, वो भी कैल्शियम के गुड सोर्स हैं। याद रखिए, तो इसमें पूछा, ऑप्शन में था कैरेट, तो कैरेट इज़ नॉट द गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। ये विटामिन ए का गुड सोर्स है कैरेट, और विटामिन ए का जो केमिकल नाम है अक्सर पूछा जाता है वो है रेटिनॉल, जो आंखों की रोशनी के लिए काफ़ी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका, ऑप्शंस में दिया हुआ था गंगोत्री ग्लेशियर, द्रांग द्रंग ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर या सफात ग्लेशियर। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है कौन सा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर है। सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन सी होगी भारत की, सियाचिन ग्लेशियर। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो काफ़ी ऊंची पर है, और ये लगभग कितने फीट पर है, ये लगभग आपका 18,000 फीट की ऊंचाई पर, समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर है। यहीं से एक वैली निकलती है जिसका नाम है आपका नुब्रा वैली। जिसका नाम क्या है, उसका नाम है नुब्रा वैली। सियाचिन ग्लेशियर में ही प्रेजेंट है एक नुब्रा वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें
उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्थित क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? जब दुर्लभ प्रजातियों की संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक स्थान से दूसरे स्थान पर, व्यवस्थित स्थान पर ले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है एक्स सेतु कहा जाता है। मतलब उसके ओरिजिनल एक्स सेतु होता है और दूसरा होता है इन सेतु। एक्स सेतु में क्या होता है कि हम उस दुर्लभ प्रजातियों को उनके प्राकृतिक स्थान से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि वो संरक्षित रह सकें, व्यवस्थित रूप से रह सकें। और इन सेतु में अगर उसी स्थान पर उसको संरक्षण दिया जाएगा तो उसे कहेंगे इन सेतु कंजर्वेशन। तो एक्स सेतु और इन सेतु कंजर्वेशन के अक्सर एग्जाम में पूछा जाते हैं। तो ये इन सेतु में हो जाएगा आपका बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये हो जाएगा आपका इन सेतु के एग्जाम्पल। एक्स सेतु में हम दूसरे जगह ले गए दुर्लभ प्रजातियों को, जैसे हो गया जू, एक्वेरियम, सीड बैंक। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स सेतु कंजर्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेसिलिक ऑफ बॉम जीसस कहाँ है? तो बेसिलिक ऑफ बॉम जीसस कहाँ है? इसका ऑप्शंस में है आपका गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस कहाँ है? तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस क्या है? इट इज़ ए चर्च या एक चर्च है। और ये कहाँ है? ये गोवा में है। गोवा में एक चर्च है जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। और ये याद रखिएगा, ये यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत में भी शामिल है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। और इसकी जो अगर स्थापना पूछा जाएगा तो इसकी स्थापना 1605 ईस्वी में की गई थी। कब गई थी? इन द ईयर 1605 बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? गोवा में। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि इसको यूनेस्को की यूनिसेफ के द्वारा विश्व विरासत शामिल किया गया है। तो क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का शरीर अभी तक संग्रहित करके रखा गया है। सेंट फ्रांसिस जेवियर का शरीर को संरक्षित करके कहाँ रखा गया है? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में, जिसकी स्थापना 1605 में की गई थी। यह चर्च है। निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? और इसके ऑप्शंस है, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? और इसके ऑप्शन है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ये है सो ग्रीन हाउस गैस ये नहीं है। बाकी ग्रीन हाउस गैस कौन हो गया? ओजोन भी हो गया ग्रीन हाउस गैस, मीथेन भी आ जाता है आपका ग्रीन हाउस गैस। इसके अलावा आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस हो गया। ग्रीन हाउस गैस करता क्या है? ये अर्थ का टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिसके कारण ग्लेशियर पिघल जाते हैं और समुद्री इलाकों में का लेवल है सो आइस का लेवल गिरने से, पिघलने से समुद्र का लेवल बढ़ जाता है। निम्न में से पहले किसका आविष्कार किया गया था? निम्न में से पहले किसका आविष्कार किया गया था? और इसमें आपका 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। और ऑप्शंस है आपके टेलीग्राफ। देखिए, निम्न में से पहले किसका आविष्कार किया गया था? पहला ऑप्शन है आपका टेलीग्राफ, दूसरा है दूरबीन जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टेलीस्कोप, फिर हो गया टेलीफोन और नेक्स्ट हो गया टेलीटाइप। टेलीटाइप को ही हम लोग टेलीप्रिंटर कहते हैं। टेलीटाइप का ही नाम है दूसरा टेलीप्रिंटर। और क्वेश्चन है आपका निम्न में से पहले किसका आविष्कार किया गया था? तो पहला आविष्कार टेलीस्कोप को किया गया था। ये टेलीग्राफ, टेलीफोन और टेलीप्रिंटर का आविष्कार बाद में किया गया था। जो टेलीस्कोप के आविष्कार है ये 1608 ईस्वी में टेलीस्कोप की आविष्कार किया गया था, जबकि टेलीटाइप का 1930 में आविष्कार, टेलीटाइप का आविष्कार 1930 में किया गया था। और आपका हो जाएगा 1844 में आपका टेलीग्राफ का आविष्कार और फिर 1844 में टेलीग्राफ का आविष्कार और टेलीफोन का 1854 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17, खजुराहो कहाँ है? छतरपुर
छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में खजुराहो स्थित है। और ये क्या है, ये एक प्रसिद्ध हिंदू एंड जैन टेम्पल है, प्रसिद्ध हिंदू एंड जैन टेम्पल है। और खजुराहो को मंदिरों के लिए ही काफ़ी फेमस है। खजुराहो को हम लोग मंदिर टेम्पल सिटी ऑफ टेम्पल्स भी खजुराहो को कहते हैं। तो खजुराहो कहाँ पर स्थित है, खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, जो हिंदू और जैन टेम्पल्स के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है, ट्रूथ ऑलवेज ट्रिम्स, इसी सत्यमेव जयते। लेकिन इस शब्द को फेमस करने का श्रेय किसे जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को सत्यमेव जयते शब्द का फेमस करने का श्रेय मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। और सत्यमेव जयते शब्द किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा क्रिकेट मैदान है, उसका नाम क्या है। भारत में जो सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट मैदान है, उसकी ऊंचाई भी अगर पूछा जाएगा वो कहाँ पर स्थित है, अगर वो पूछा जाएगा तो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो क्रिकेट मैदान है उसका नाम है चेल क्रिकेट स्टेडियम। और ये कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थान में है। हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला वहीं पर स्थित है चेल क्रिकेट स्टेडियम, हिमाचल प्रदेश में। अगर इसका समुद्र तल से ऊंचाई पूछा जाएगा तो 10,235 फीट ऊंचाई पर ये क्रिकेट स्टेडियम है, जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना, जो ये जायकवाड़ी परियोजना है, ये याद रखिएगा, ये किस लिए, ये सिंचाई की एक बहुत बड़ी परियोजना है, सिंचाई की बहुत बड़ी परियोजना है जो जायकवाड़ी परियोजना के नाम से जाना जाता है। और ये पूछा है किस नदी पर है, और ऑप्शन में है आपका गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, और नेक्स्ट ऑप्शन है नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गोदावरी नदी पर ही जायकवाड़ी परियोजना है। जो गोदावरी नदी है, इसका उद्गम स्थल का ये कहाँ से निकलती है, ये महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से ही गोदावरी नदी निकलती है। और इसके अलावा जो नर्मदा है, नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलेगी, नर्मदा ताप्ती दोनों है, नर्मदा ताप्ती, और ये ताप्ती है, ये कहाँ से निकलेगा, ये भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलेगा, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और ये याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती दोनों ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब ये इधर बहती है, इसका जो बनता है ये एस्चुरीज बनाती है, और कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी और कृष्णा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठोस आयोडीन का रंग क्या होता है। ठोस आयोडीन का रंग क्या होता है, और इसमें ऑप्शन है आपका सफ़ेद कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, या फिर वो बैंगनी भूरे से थोड़ा काला जिसको पर्पल ब्लैक कहते हैं, या लाल भूरा होता है। तो ठोस आयोडीन का जो कलर है ये क्या हो जाएगा, पर्पल ब्लैक इसका कलर है, जिसे इसको कहते हैं बैंगनी भूरे से थोड़ा काला, ये हो गया ठोस आयोडीन का कलर। और लास्ट क्वेश्चन है, किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और किस त्यौहार के दिन हुआ था, तो बैसाखी त्यौहार के दिन ही जनरल डायर के द्वारा वहाँ गोली चलाने का आदेश दिया गया था, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग मारे गए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्यौहार के दिन हुआ था, तो बैसाखी के दिन हुआ था। और बैसाखी के बारे में याद रखिएगा, बैसाखी सिख समुदाय लोग मनाते क्यों हैं, तो सिख समुदाय लोग बैसाखी इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, 1699 ईस्वी में खालसा पंथ
खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के जी द्वारा, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हुई थी बैसाखी के दिन। इसीलिए उसी दिन हम लोग क्या बनाते हैं, बैसाखी पर्व मनाते हैं। और इसका स्थापना किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। ये हो गया आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोगों ने देख लिया आरआरबी एनटीपीसी का जो CBT 1 में पेपर हुआ था और उसके जनरल स्टडीज़ के जो सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये था आपका 2 अप्रैल 2016 को जो पेपर पूछा गया था। नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे हम नेक्स्ट दिन के जो एग्ज़ाम हुए थे उससे रिलेटेड जितने सारे जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर दिस मच।